प्रिय विद्यार्थियों, हम बिहारी के मूल्यांकन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा बिंदु है वो है ध्वनि योजना। काव्य में ध्वनि योजना का अत्यधिक महत्व होता है। काव्य का वास्तविक सौंदर्य उसके अभिधार्थ में नहीं, उसके ध्वन्यार्थ में होता है। बिहारी के अनेक दोहों में ऐसे ध्वन्यार्थ का सौंदर्य देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए ये दोहा देखा जा सकता है जिसमें नायिका प्रत्यक्षतः तो केवल ग्रीष्म के ताप का वर्णन कर रही है, परंतु परोक्षतः वह कुछ और ही कहना चाहती है। बैठी रही अति सघन वन, पैठी सदन तन माह, देख दोपहरी जेठ की छाहों चाहती छां। अर्थात जेठ की दोपहरी में ग्रीष्म की प्रचंडता इतनी बढ़ गई है कि छां भी छां की कामना करती है, छाया को भी छाया चाहिए, और इसी कारण छाया सघन वनों में अर्थात घरों में छिपी रहती है। यह तो केवल अभिधार्थ है। वस्तुतः नायक और नायिका ने केली क्रीड़ा की, और जब उसके उपरांत नायक जाने को उद्यत हुआ तो नायिका ने ग्रीष्म की प्रचंडता का वर्णन किया और इस प्रकार परोक्षतः नायक से न जाने का आग्रह किया है। इसी प्रसंग में एक और दूसरा दोहा भी देखा जा सकता है। लिखन बैठी जाकी छवो, गही गही गरब गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। अर्थात अंकुरित यौवना नायिका की एक सखी नायक से कह रही है कि हे नायक, उस अंकुरित यौवना के सौंदर्य का यथार्थ चित्र अंकित करने के लिए विभिन्न कलाकार गर्व सहित तैयार हुए, किंतु कितने ही चतुर और कुशल कलाकार उस सौंदर्य के चित्रांकन में असफल हुए और इस कारण हतबुद्धि भी हो गए। कवि के कहने का आशय यह है कि अंकुरित यौवना के सौंदर्य का चित्रांकन करने के लिए संसार के सारे चित्रकार असफल रहे और इस असफलता के कारण ही वे सभी हतबुद्धि हो गए, बुद्धिहीन हो गए। यह तो केवल अभिधार्थ हुआ। इस दोहे के अनेक ध्वन्यार्थ भी हो सकते हैं। पहला अर्थ देखें तो नायिका के अपार सौंदर्य को देखकर चित्रकार को स्तंभ सात्विक हो गया और इस कारण उसके हाथों ने काम करना बंद कर दिया होगा। यह भी हो सकता है किसी को कंप सात्विक हो गया हो और हाथों के कांपते रहने के कारण वह उस नायिका के सौंदर्य का चित्र उतारने में असफल रहा हो। किसी को प्रसवेद सात्विक हो गया हो और इस कारण उसकी तुलिका का रंग ही बह गया होगा। ऐसी स्थिति में नायिका के चरित्र या चित्र का अंकन कैसे संभव हो पाता, अथवा अश्रु सात्विक हो जाने के कारण चित्रकार को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा हो और वो नायिका के चित्र का अंकन करने में असफल रहा हो। दूसरा ध्वन्यार्थ है, उस नायिका के सौंदर्य को चित्रित करने में अनेक कठिनाइयां थी। यह संभव है कि उसका रूप लावण्य इतना अधिक आकर्षक हो कि जब चित्रकार की दृष्टि उस पर पड़ती हो तो वह उसी के सौंदर्य पर चिपकी रह जाती हो और फिर चित्र खींचने की सुध कैसे रह सकती है। तीसरा अर्थ देखें तो यह भी संभव है कि उस नायिका का सौंदर्य इतना चित्ताकर्षक और असीमित हो कि उसे सीमित आकार वाले फलक पर अंकित करना संभव ही न रहा हो। चौथा अर्थ देखें तो यह भी संभव है कि वह संधि अवस्था में होने के कारण नायिका का सौंदर्य प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता हो। होता यह होगा कि चित्रकार नायिका का एक चित्र तैयार करता होगा और जब इस चित्र का मिलान नायिका से करता होगा तब तक नायिका का सौंदर्य भी परिवर्तित हो जाता होगा। ऐसे में नायिका के चित्र को सही रूप में अंकित करना संभव नहीं रह जाता होगा। पांचवा अर्थ देखें, ऐसी भी संभावना है कि नायिका इतनी अधिक सुकुमारी हो कि जो ही चित्रकार उसके सौंदर्य को चित्रांकन करता होगा वह स्वतः खींची चली आती हो। और छठा अर्थ देखें तो ऐसा भी संभव है नायिका के अपार लावण्य को देखकर चित्रकार की आंखें चुंधिया जाती हों और फिर वह नायिका को देख ही न पाता हो। जब वह नायिका को देख ही नहीं पाएगा तो उसका चित्र कैसे अंकित कर पाएगा। सातवां अर्थ देखें तो यह भी संभव है कि नायिका के शरीर की कांति के कारण उसके अंग दिखलाई ही नहीं पड़ते हों। जब अंग ही नहीं दिखलाई पड़ेंगे तो कोई चित्रकार उनका अंकन भी कैसे कर पाएगा। इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि इस दोहे में कितने अधिक ध्वन्यार्थ
निकल सकते हैं। बिहारी की यह सफलता उनकी मौलिकता की परिचायक है। अगला बिंदु है मुद्रा विधान। नायक और नायिका के विकारों को मुद्राएं कहा जाता है। शास्त्रीय भाषा में इन कायिक विकारों को अनुभव कहा जाता है। उदाहरण के लिए बिहारी का ये दोहा देखा जा सकता है जिसमें कथावाचक मिश्र जी पुराणों के आधार पर स्त्री गमन करने वाले नायक की निंदा कर रहे हैं, किंतु उनके इस उपदेश को सुनकर उनकी प्रेमिका, जो कि श्रोताओं में से ही एक थी, मुस्कुरा पड़ी और उसे देखकर मिश्र जी भी अपनी मुस्कान को बड़ी कठिनाई से रोक पाए। देखिए दोहा, परती ये दोष पुराण सुनी, लखी मुल्की सुखदानी, कसु करी राखी मिश्र हूँ, मुँह आई मुस्कानी। अर्थात जब नायिका ने कथावाचक मिश्र जी के मुख से पर स्त्री गमन के दोष की बात सुनी तो वह नायिका मुस्कुरा पड़ी, क्योंकि उसे यह ज्ञात था कि मिश्र जी केवल उपदेश दे रहे हैं, वे स्वयं पर स्त्री गमन के अपराधी हैं। और मिश्र जी ने नायिका को मुस्कुराते हुए देखा तो वे भी मुस्कुरा पड़े, किंतु जनता की दृष्टि से बचने के लिए उन्होंने अपनी मुस्कान पर नियंत्रण बनाए रखा। अगला बिंदु है अन्योक्ति विधान। अन्योक्ति विधान का आश्रय प्रस्तुत अर्थ से अप्रस्तुत अर्थ की प्रतीति कराने से होता है। कई बार कवि की किन्हीं रचनाओं से प्रस्तुत अर्थ के साथ साथ अप्रस्तुत अर्थ की भी प्रतीति होती है और उसी को अन्योक्ति विधान कहते हैं। अन्योक्ति विधान की दृष्टि से बिहारी को अत्यधिक सफलता प्राप्त हुई है। बिहारी की अन्योक्तियां अधिकांशतः उनके व्यक्तिगत जीवन से संबद्ध हैं। जब बिहारी के आश्रयदाता की मृत्यु हो गई तो बिहारी को यथोचित सम्मान नहीं मिला और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बिहारी कहते हैं, जिन देखे वे कुसुम गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब पे अपत कटीली डार। अर्थात हे भ्रमर, जब तुमने इस गुलाब के पौधे पर सुगंधि युक्त गुलाब के फूल देखे थे, वे बाहर के दिन तो अब नहीं रहे हैं। अब तो गुलाब के इस पौधे पर न तो पत्ते हैं और न ही गुलाब के फूल हैं, केवल कांटों युक्त डालियां ही शेष रह गई हैं। इसी प्रकार बिहारी का ये बहुचर्चित दोहा भी देखा जा सकता है, जिसमें उन्होंने महाराजा जयसिंह को उनके कर्तव्य के प्रति सजग करते हुए लिखा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवा। अर्थात हे भ्रमर, अभी तो इस कली में न पराग है न मधु है और न ही यह पूरी तरह विकसित ही हो पाई है। जब अभी से इसके साथ बंधा है, जब कली से ही तेरा इतना प्रेम है, तो उस समय तेरी दशा क्या होगी जब ये पूर्ण विकसित होकर एक सुंदर फूल का रूप धारण कर लेगी। अन्योक्ति से इसका अर्थ महाराजा जयसिंह के संदर्भ में लगाया जाता है। राजा जयसिंह राजकाज को भूलकर अपनी नवपरिणीता के साथ रस विहार में मग्न थे। बिहारी ने विलास और वैभव में डूबे हुए राजा जयसिंह को नई दृष्टि दी, उनके कर्तव्य का बोध कराया। एक विद्वान आलोचक कहते हैं, इस संपूर्ण विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि अनेक प्रकार के आधारों से बिहारी ने अपने दोहों में भाव गांभीर्य की संयोजना की है। दोहे जैसे छोटे से छंद में बिहारी ने जितने भाव भर दिए हैं, दूसरे कवि अन्य लंबे लंबे छंदों को अपनाकर भी वैसी भाव संयोजना करने में सफल नहीं हो पाए हैं और यही बिहारी के काव्य की सफलता और लोकप्रियता का आधार भी है। धन्यवाद।